तो अभी ये देखना है कि इनर सेल मास से क्या होगा। ठीक है, वो हम देख चुके हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कैसे कैसे बन रही हैं। उसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। एमनियन से क्या हो रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड, यस और नो? कोरियन और एलेंटॉइस मिलकर के प्लासेंटा बना रहे हैं। यॉर्क सैक में लिख दिया हमने, सिंस ह्यूमन एग इज डिवाइड ऑफ यॉर्क, यॉर्क सैक डीजनरेट्स। ठीक है, इनर सेल मास से एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा, तो अब इसका क्या होने वाला है? आप लिखिए, इट अंडरगोज गैस्ट्रुलेशन। ये फिर से 11 की बात आ गई बच्चों, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं कि एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्मिनल लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन जर्मिनल लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ये डिसाइड होता है गैस्ट्रुला पर। ब्लास्टुला पे तो एक ही लेयर थी, कल दिखाया तो था मैंने। तो ये गैस्ट्रुला पर डिसाइड होता है कि एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आई बात समझ में? गैस्ट्रुला की क्या पहचान है? अगर एम्ब्रियो में दो लेयर हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, द एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक। और हम क्योंकि कौन है? ऑल बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपको पहले ही बता दिया गया था, तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो इनर सेल मास में अब क्या हुआ? गैस्ट्रुलेशन। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट आ गया यूट्रस में। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? यूट्रस के अंदर। इम्प्लांटेशन हो चुका है, यस और नो? तो इसको हम क्या करें? इसको हम गैस्टेशन में रख देते हैं। 9 मंथ्स और 38 वीक्स। और फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मदर शुड बी टेकन वेरी हाई केयर, यू नो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर। यहां लिख देंगे अपने समझने के लिए, सिंपली ए मैटर ऑफ ग्रोथ। मतलब सब कुछ कहाँ होना है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद तो ग्रोथ होनी है। तो केयर तो थ्रू आउट 9 मंथ्स मदर की करनी है, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। क्यों? जैसे अभी हमने क्या लिखा? इनर सेल मास अंडरगोज गैस्ट्रुलेशन। जर्म लेयर्स, एंडोडर्म पहले बनेगी, उसके बाद एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म सबसे आखिर में बनेगी, आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर क्या होगा? दीज germinal layers migrates to their destiny। इसका मतलब बताइए। These germinal layers migrate to their destiny, क्या मीनिंग हुआ? कल भी बताया था ये क्लास में। एंडोडर्म को एलिमेंट्री कैनाल बनाना है, ये अंदर की तरफ चलेगी। मीजोडर्म को मसल्स बनानी है, कनेक्टिव टिश्यू बनाने, ये बीच में रहेगी। एक्टोडर्म को स्किन बनाना है, ये बाहर जाएगी। इसको कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस? मॉर्फोजेनेटिक। मॉर्फो का मतलब शेप,
एमॉर्फस का मतलब जिसका कोई शेप नहीं होता, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, अमॉर्फस, बट दैट इज एमॉर्फस विदाउट शेप, मॉर्फो मीन्स शेप। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब टिश्यू अब ऑर्गन बनाने के लिए अपनी डेस्टिनी पर जा रहे हैं, अपनी जगह पर जा रहे हैं, इसी को कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, फिर क्या होगा इसके बाद? न्यूरुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ नर्व प्लेट, द बेस, जिस पर नर्वस सिस्टम की बुनियाद रखी जाएगी। ये नर्वस सिस्टम की बुनियाद है न्यूरोलेशन, नर्व प्लेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब देखो एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म अपनी जगह पर जा रही हैं, टिश्यू हैं ये, वहां जाकर के ऑर्गन बनाएंगे कि नहीं, यस और नो? ध्यान दे लीजिए सब लोग। ऑर्गेनोजेनेसिस में आप अगर लिख देंगे ऑर्गन बने, ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है ऑर्गन रूडिमेंट्स आर फॉर्म्ड। ये वर्ड बहुत आता है बायो में, रूडिमेंट, रूडिमेंट्री, इसका मीनिंग भी लिख लेंगे हाथ के हाथ, इंग्लिश का वर्ड है, मीनिंग इज वेरी सिंपल, यू नो, द मीनिंग ऑफ रूडिमेंट इज वेरी सिंपल, एंड व्हाट इज दैट? वेरी सिंपल एंड बेसिक। छोटे छोटे ऑर्गन बनने शुरू हो गए। अभी लिखना बंद करिए, अब जो अगली लाइन लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से देख लो। सुनने में कितनी सिंपल सी बात है ना ये, देखना क्या है ये। कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? बेसिक बॉडी प्लान इज लेड डाउन, कोई समझा सकता है? सुनने में कितनी आसान बात है, हाँ ठीक है समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ो, इसके पीछे बढ़ गए हैं भाई। बेसिक बॉडी प्लान इज लेड डाउन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है कि अगर मदर के पास हम यहाँ हैं और लिटिल फिंगर यहाँ है और मिडिल फिंगर यहाँ है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में आना है। यह है बेसिक बॉडी प्लान, है ना? आप लिखने में लगे रहिए, सुनिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अकल सर में जानी है कि पैरों में जानी है? नहीं समझे अभी भी? नाक की जगह पर कान ना आ जाएं। एक वर्ड है इंग्लिश का, मुझे पता नहीं आपके नज़र में उसका मीनिंग क्या है, किसको कहते हैं आप ये? दानव किसे कहते हैं, मॉन्स्टर किसे कहते हैं? समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, समझ गए? हो सकता है वो छोटा भी हो आपसे, जरूरी नहीं कि वो आपसे बड़ा ही होगा, खतरनाक होगा, हो सकता है आपसे, आपको देख के डर जाए वो, आपकी नज़र में, उसकी नज़र में आप मॉन्स्टर हो, मे बी एबनॉर्मल इंडिविजुअल। तो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक बॉडी प्लान की बुनियाद रखी जा रही है कि जितने ऑर्गन जहां जहां पर हैं वहीं आए। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होना चाहिए? मदर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, ये देखिए, टेराटोजेंस। अब अगर आप नेट पर चेक करेंगे टेराटोलॉजी क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि टेराटोजेंस क्या होता है। Like cigarette smokes and Trubella virus, teratogens are monster forming substances। इसका मतलब समझ गए? टेराटोजेंस आर मॉन्स्टर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, मतलब अगर मदर को इनसे नहीं बचाया गया
सो द बेबी मे गेट कन्वर्टेड इनटू एन एबनॉर्मल इंडिविजुअल। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को टेराटोजेन से बचाने की जरूरत होती है। टेराटोलॉजी आप देख लेना, पता चल जाएगा। तो टेराटोजेंस आर, अलग लिख लीजिए कहीं, टेराटोजेंस आर मॉन्स्टर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। टेराटोजेंस आर मॉन्स्टर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। पॉइंट वाइज लिखिएगा सब बातें। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे बच्चों। फिर आपको एक गिफ्ट मिलेगा। डन। चलो भाई।
कंप्लीट करिए। हम्म। रब करूं? ये पता है मैंने लिख के क्यों दिया आपको? बुक में लिखा हुआ नहीं है इसलिए लिख करके दिया है, जैसे कि आपको सेंटेंस वाइज सब चीज़ें मिल जाएं। बुक में क्या लिखा है उसकी बात करेंगे। डन। देखिए ये हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड। यहाँ पर ये इतना पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इसे मिला करके ये हो गया सेकंड ट्राइमेस्टर। ये हैं 5 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो एनसीईआरटी में हमारी गिवन है। इनमें से 2 हर साल आते हैं बोर्ड में, और नीट में एक जरूर आता है हर साल। पक्का क्वेश्चन है ये। और बता भी दूं मैं आपको, इनमें से भी जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है वो है ये वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होती है आने की, चांसेस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब जल्दी से पहले बुक निकाल लेते हैं। पेज नंबर 53। ठीक है। टू मेक इट सिंप्लीफाइड, हम क्या काम कर रहे हैं? आसान करने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। ये काम हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं ना। तो ये पूरा सर्विक्स का रीजन है। सर्विक्स के रीजन में जो इंटरनल ऑस हमने पढ़ा था ना, डायग्राम में बनाया आपने, वहां पर एक प्लग लग जाता है म्यूकस का, इसका नाम है म्यूकोसल प्लग। ठीक है। जिससे कि कोई भी चीज अब सर्वाइकल कैनाल से बॉडी के बाहर नहीं आएगी। ये पूरा एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम। अब थोड़ा सा आपका टेस्ट भी होने जा रहा है यहाँ पर, राइट। एंडोमेट्रियम के बाद दिस इज द एम्ब्रियो, सपोज। यू कैन से फीटस नाउ, है ना भाई? अब तो यूट्रस में आ गया, तो अब हम फीटस बोलेंगे इसको। और फिर हमने क्या पढ़ा? एंडोमेट्रियम के साथ जो कोरियोनिक विलाय थे बच्चों, है ना, वो क्या हो जाते हैं? इंटरडिजिटेट। और ये प्लासेंटा बन गया कि नहीं दोनों मिलकर के? हमने बुक में मार्क भी करा है। लेकिन ये वाले जो विलाई, कोरियोनिक विलाई बन रहे हैं, इसको अब हम लिखेंगे प्लासेंटल विलाई। बुक में देख करके ये डायग्राम बहुत खतरनाक लगता है, बच्चे बनाने की कोशिश ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते। तो हम इसको बजाय प्लासेंटा लिखने के क्या लिख देंगे? प्लासेंटल विलाय। ये कहाँ से आए? तो आप बोलेंगे ये फीटल टिश्यू है, क्योंकि कोरियन फीटस से आया था। हम ये नहीं कह रहे कि प्लासेंटा किसने बनाया, प्लासेंटा तो दोनों ने मिलकर के बनाया, कल मार्क किया है। तो प्लासेंटल विलाई किस कैटेगरी में जा रहे हैं बेटा? ये हो जाएंगे फीटल टिश्यू। बिकॉज हम बोल रहे हैं कि प्लासेंटल विलाई कोरियोनिक विलाई है, और कोरियन तो फीटस का पार्ट था। जहां से फीटस आया था वहीं से कोरियन आई थी। सबका ओरिजिन सिंगल जाइगोट से था कि नहीं?
चाहे वो ट्रोफेक्टोडर्म हो, ट्रोफोब्लास्ट, या फिर वो इनर सेल मास हो, सब सिंगल जाइगोट से आए थे। तो प्लासेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई ये सब किससे आ रहे हैं? अभी एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब बस एक चीज रह गई, वो आप बता दीजिए क्या है। क्या है ये? अम्ब्लिकस भी लिख सकते हैं इसे, इस नाम से भी आ जाता है। तो हमें क्या लगता है ना, जब ऐसे नाम सामने आते हैं हमें लगता है शायद ये वही होगी, उसके लिए लिखा होगा। लेकिन हम 100% श्योर नहीं होते तो छोड़ के आ जाते हैं। तो शायद का चक्कर ही मत रखिए। अम्ब्लिकस इज अम्ब्लिकल कॉर्ड। नाउ इफ यू कैन सी ऑन पेज 53 फिगर 3.12, प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, एम्ब्रियो इज देयर, फीटस रख दिया नाम हमने। ठीक है, अभी यॉर्क सैक को हम यहाँ लेबल नहीं कर रहे, अलग देखेंगे। कैविटी ऑफ द यूट्रस, प्लासेंटल विलाई, इंटरडिजिटेट कर रहे हैं ये एंडोमेट्रियम को, अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, है ना। तो ये ऐसे सिंगल काली लाइन बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके थ्रू सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स आ रही हैं। तो हमने कल भी ये बात करी थी, ये फीटस तो फीटल टिश्यू है ही, और ये भी फीटल टिश्यू है, यस और नो? यहां पर मेटर्नल टिश्यू सिर्फ क्या है, बोलिए जी, एंडोमेट्रियम। अब दूसरे डायग्राम को देखते हैं। फिर ये फोकस याद रखना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मत करना। 1 के ऊपर एस टी लगाओ, फिर 2 के ऊपर एन डी लगाओ, फिर 3 के ऊपर आर डी लगाओ, 5 के ऊपर टी एच लगाओ, 6 के ऊपर टी एच। जिससे याद रहेगा कि फोर्थ मंथ की डिटेल हमारे सिलेबस में या हमारी बुक में नहीं है, कि फोर्थ मंथ में क्या होता है। हमारी बुक में 5 सेंटेंसेज हैं और 6 मंथ्स को कवर किया है, तो कौन सा कम है? फोर्थ मंथ कम है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा लिया है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर का फर्स्ट थर्ड पार्ट छोड़ दिया, 1/3 पार्ट इनिशियल छोड़ दिया, फिफ्थ और 6 मंथ ले लिया। यू गॉट दिस? इसको अभी हम अलग से नोट करेंगे, पहले एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम देख लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फीटस, दुम है, होनी भी है। क्यों? क्योंकि हम कॉर्डेट हैं। ये लिम्स के इनिशियल्स हो गए। क्या हो गए? लिम्स के इनिशियल। बच्चों होता क्या है कि इसको सब तरफ से देखिए आप, ये सराउंड किया एमनियन ने, तो आप बोलेंगे एमनियन पूरी तरह से एम्ब्रियो को सराउंड कर रही है, और ये जो कैविटी है इसमें क्या भरा होगा? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है भाई, फिर क्या होगा? मैंने बोला था ना, अंदर और बाहर की कोई सीक्वेंस हम नहीं बना सकते, राइट? ये है अरेंजमेंट यहाँ का, जो वहां नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूट्रस ही हमने इतना छोटा बनाया। ये है साहब कोरियन, एंड दीज आर, है ना भाई, दीज आर कोरियोनिक विलाय। तो आप देख रहे हैं ना अरेंजमेंट कैसा है। आउटर मोस्ट कवरिंग है कोरियन, जिसमें विलाई भी हैं, और इनर मोस्ट तो एमनियन है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, फिर एम्ब्रियो है। और ये भी इसके साथ साथ ही हैं, ये नहीं कि हम अंदर से बाहर या बाहर से अंदर चलें। सो वन ऑफ देम इज यॉर्क सैक, द अनदर वन इज एलन ट्वाइस। इनको भी लेबल कर लीजिए, डू इट फास्ट।
मैं सोच रहा हूँ कि दुआ करूँ ऊपर वाले से कि आप लोगों के सबके आज मोबाइल हैंग हो जाएं, जितनी आप फ़ोटो खींच खींच के ले जा रहे हैं यहाँ से, किसी का ही बैकअप ना मिले। हाथ चलाना तो बिल्कुल छोड़ दिया है, मेहनत करना है। देखो एक सच्चाई बिल्कुल आपके सामने आज का बिल्कुल किस्सा है, माइट बी इंस्पायरिंग फॉर यू पीपल। हमारा जो ड्रॉपर्स बैच है, तो उसके अंदर मैंने कल ये बोला, मैंने उनको एक चैलेंज, एक सॉर्ट ऑफ काम दिया कि भैया कल करके आना है। तो उसमें शायद सुन सुन भी नहीं रहे आप, तो आपको क्या इंस्पिरेशन से क्या करना है, इंस्पायर होके हम करेंगे क्या? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना भाई? तो उनको मैंने दिया कि भाई तुम लोगों को ये वर्क करना है। उसमें लगभग 12 क्लासेस उनको देखनी थी जो मैंने उनको दी, उन सब के नोट्स बनाने थे और वो क्लास में लेकर के आने थे, और शर्त ये थी कि जो इस काम को करेगा वही क्लास में बैठेगा, बाकी सब चले जाएंगे। तो ये वाला रूम पूरा भरा रहता है बच्चों से। अब जब मेरी क्लास का टाइम हुआ, शुएब सर ने क्लास छोड़ी, तो आधा खाली हो गया कमरा, आधे बच्चे रह गए। अब मैं क्लास में गया पढ़ाने के लिए, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो भाई गलती मुझसे हो गई कि मैंने तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोल दिया, क्योंकि अब नीट का एग्ज़ाम है 17 जुलाई को, हाई टाइम है ये पढ़ने के लिए। मैंने उनको बोला था 5 से 7 घंटे देने तुम्हें, और अगर पूरी रात भी जागना पड़े तब भी इस काम को करके लाना, इसके बगैर आ मत जाना। तो पता है बच्चों ने क्या कहा जो क्लास में बैठे हुए थे? बोले सर इतना मज़ा आया ना, पहली बार ज़िंदगी में इतनी मेहनत करी है, जो बैठे हुए थे। और ये बोले कि अगर हम ये काम 2 साल कर लेते 11th और 12th में, तो शायद अब हम 1 साल ड्रॉप करके तैयारी नहीं कर रहे होते, हम मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते। उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि मेहनत होती क्या है, पहली बार करी। कुछ ने डर से करी, कुछ ने कहना मान के करी कि सर कह रहे हैं भाई कर लो, कुछ ने इसलिए कि भाई बैठने नहीं देंगे ये। और जो वो भाग गए वो थे जिन्होंने ये मान लिया कि गुरु कह रहा है चलनी में पानी भर जाओ, चलनी में पानी नहीं भर सकता, वो भाग गए पहले ही। लेकिन जिन्होंने पूरी शाम तक कोशिश करी, आपने सुनी है ना वो कहानी, गुरुजी ने अपने शिष्यों को लकड़ी की एक सीव दे दी थी, पंचतंत्र की कहानी है ये, एपिक स्टोरी, कि जाओ इसमें पानी भर के लाओ, चलनी में, सीव में। तो आधे तो कुटिया से निकल के गुरुजी के घर चले गए, पागल हो गया है गुरु, इसमें चलनी में कोई पानी रुकेगा, सब सुराख में से बह जाएगा। देवर वो स्मार्ट, वो पहले ही चलेगा, बोले इसमें थोड़ी होगा। कुछ रास्ते से लौट गए, जब उनको समझ में आया इसमें पानी कहाँ से रुकेगा। कुछ गए, उन्होंने डाला तालाब में, निकाला तो पानी बह गया, इसमें कहाँ पानी आएगा, वो भी चले गए। बस एक रुका जिसका सिलेक्शन हुआ, वो शाम तक पानी भरता गया निकलता गया, भरता गया निकल गया, फिर शाम होते होते लकड़ी फूल गई पानी से, और सारे पोर उसके बंद हो गए। फाइनली जब उसने उठाई तो उसमें पानी रुका हुआ था, वो लेके गुरुजी के पास आ गया, क्योंकि उसे पता था गुरुजी ने बोला है तो होगा। समझ रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं तो सही होगी ये बात। नहीं समझ में आई बात? तो अब वो जो मेहनत करके आए थे ना, वो इतने खुश थे, उनके चेहरे पे चमक दिखाई दे रही थी, कह रहे थे कि सर हमसे वाकई 2 साल गलती हो गई कि हमने किसी की बात नहीं मानी। इतना मजा आता है मेहनत करने में, दे रियली एंजॉयड द हार्ड वर्क। और आज पता है वो मुझसे 12 क्लासेस लेके गए कि सर आज हम 12 करके आएंगे, अब रोज करेंगे ये काम। मतलब एक ये चीज है, देखो, जो चीज 2 साल में स्ट्रांग नहीं हुई, यू नो व्हाट इज दैट, वो अब 2 महीने में कैसे स्ट्रांग हो जाएगी? उसके पीछे पड़ने से क्या होगा? लेकिन जिस चीज पर ऑलरेडी हमारा थोड़ा बहुत कमांड है, अगर उस पर और मेहनत कर लें तो शायद मार्क्स हमारे बढ़ जाएं। यू नो व्हाट आई मीन? मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा। यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बायो इतनी वीक थी, मेरी समझ ही नहीं आती थी बायोलॉजी, तो मैंने सोचा छोड़ो इसे, फिजिक्स पे मेहनत करते हैं। तो फिजिक्स में उनके फुल मार्क्स आए थे। डॉक्टर पल्लव अग्रवाल, आई स्पेशलिस्ट, फुल मार्क्स आए थे, बोले उसी पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अब किसी को ये लगता है कि हमारी फिजिक्स वीक है और एंड के 2 महीने में हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उसे, नहीं होगा। फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उन पे मेहनत कर लो, उन पे फुल मार्क्स ले आओ। 360 इन बायोलॉजी,
180 इन केमिस्ट्री, कितने हो गए? 720 में 180 कम। दिस इज बायोलॉजिकल मैथ्स। यस और नो? कितने हो गए? 540। 540 यानी कि फिजिक्स में अब अगर 100 भी आ जाएं तो 640। नहीं समझे? तो जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको और पॉजिटिव बनाइए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। मैं ये नहीं कह रहा बायो में ही होंगे, है ना? जो चीज़ अब तक स्ट्रांग नहीं हुई वो आगे भी नहीं होगी, और जो स्ट्रांग है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी में मेहनत की ये भी हो जाए ये भी हो जाए। बट उसके लिए आपको 2 साल मिले थे ना, 11th और 12th, तब करना था उसे। बनाइए इसको। तो उन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हार्ड वर्क की कितनी, मतलब कितना अच्छा लगा उन्हें मेहनत करके पहली बार। कोई कह रहा हम 8 घंटे तक पढ़ते रहे, कोई बोला हम रात भर नहीं सोए सर, आंखें देख लीजिए कैसी हो रही हैं, सच में कह रहे हैं, लेकिन मज़ा आ गया सर मेहनत करके। अब देखिए चैप्टर 22 क्लास 11, वहां पे तो नहीं पढ़ाया हमको ये। वहां पे क्या पढ़ाया? हाइपोथैलेमस। और क्या पढ़ाया? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल एंड सो ऑन, एंड एड्रीनल एंड पेनक्रियाज एंड टेस्टिस एंड ओवरीज। यहाँ पे 12th का ये पक्का क्वेश्चन बनता है, 100% आएगा। प्लासेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जस्टिफाई। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लासेंटा से हार्मोन बनते हैं, ठीक है? ये क्या नाम लिखा है बेटा? ये कोरियन है ना? तो अगर कोरियन से कोई चीज बनेगी तो क्या कहलाएगी? कोरियोनिक, यही स्पेलिंग होगी। इसे बच्चे लिख के आते हैं क्रोनिक, क्योंकि वो क्रोनिक से पहले से वाकिफ है। क्रोनिक वर्ड उन्हें पहले से मालूम है, क्योंकि क्रोनिक वर्ड क्रोनिक है उनके लिए, बहुत पुराना है। यस और नो? क्रोनिक नहीं है, क्या है? अभी क्या लिखा है ये इतना बड़ा बड़ा? कोरियोनिक विलाय, है ना? तो कोरियन से बनने वाला क्या कहलाएगा? कोरियोनिक। ये देखिए साहब, 3 नाम, इनको कभी जिंदगी में मत भूलना। ये वो हार्मोन है जो ह्यूमन फीमेल में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनते हैं, ठीक है? तो अब जो प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप आती है उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि उससे हम कौन सा हार्मोन टेस्ट करते हैं, है ना? भाई बाकी तो हार्मोन और भी हैं, उन्होंने कहा कि इनका लेवल बढ़ जाता है, इनका लेवल बढ़ जाता है, बुक हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वहां पर हमको पता करना है कि इनमें से किसका टेस्ट हो रहा है। ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है, ये जरूर आएगा बोर्ड में भी, नीट में भी, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी पूछेगा जो वाइवा लेता है, ऐसी चीजें पूछते हैं, ठीक है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्या लिख के आते हैं बच्चे? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट? क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का क्या काम होगा? याद आ गया? बर्थ के टाइम पर जो दोनों पेल्विक गर्डल के हाफ को टिश्यू जोड़ता था, क्या नाम था उसका? सिम्फाइसिस प्यूबिका, प्यूबिक सिम्फाइसिस आपने पढ़ा है, उसको रिलैक्स करेगा रिलैक्सन। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं, मार्क करिए बुक में। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस, तो इन प्लेस ऑफ ग्लैंड आई राइट टिश्यू, सिंस योर बुक सेज दिस। एक्चुअली ग्लैंड तो एक सेल भी हो सकती है ना,
टिश्यू भी ग्लैंड हो सकता है, ऑर्गन भी ग्लैंड हो सकता है। ग्लैंड वो जो सिक्रीशन करे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड लिख दें या एंडोक्राइन टिश्यू लिख दें? हाँ या ना? प्लासेंटा के सिक्रीशन ब्लड वेसल के थ्रू जाएंगे कि डक्ट के थ्रू जाएंगे? पता है किसी को? प्लासेंटा से ये हार्मोन बनेंगे, तो ये ब्लड के थ्रू जाएंगे बॉडी में या डक्ट के थ्रू जाएंगे? वाई? बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ductless gland, so their secretions are poured directly into the blood. So what the book says, after implantation pregnancy and embryonic development पढ़ रहे हैं हम लोग, finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, the fetus, and the maternal body, and this is called the placenta. ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, है ना? All right then. Placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also the removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. Placenta is connected, और embryo ये सोच रहा है there is no life after birth. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps the transport of substances to and from the embryo. Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen, progestogen. इस बार progestogen हो गया, आपको बताया था पहले भी. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. अब ये ovary से आ रहा है, प्लासेंटा से नहीं आ रहा है. रिलैक्सिन कहाँ से आ रहा है? ओवरी से. ठीक है. अब जो सेंटेंस आया वो क्या है? वो इन तीनों के लिए है. Let us remember that human chorionic gonadotropin, human placental lactogen and relaxin are produced in women only during pregnancy. तो टेस्ट में इन तीनों में से किसी एक का ही तो होगा. यस और नो? अब ये ओवरी से आ रहा है तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, बहुत दूर है वो. बचे ये दोनों. यस और नो? क्योंकि ये तो करीब में है ना. यूट्रस, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड द कोरियोनिक विलाई. फिर ये आगे बोलते हैं, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस अगेन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन जिसका काम है मिल्क प्रोडक्शन, है ना, ऑक्सीटोसिन का काम है मिल्क इजेक्शन, थायरोक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड मैनीफोल्ड. समझ गए? ये तो हमेशा बनते हैं. वो जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं वो ये तीन है, एससीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन. Increased production of these hormone is essential for supporting the fetal growth. FOE भी सही है, FE भी सही है. Metabolic changes in mother and maintenance of pregnancy. Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm. देखो gastrulation हो गया. An inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. Last में बनी है ना? पहले एंडोडर्म आएगी फिर एक्टोडर्म आएगी. These three layers give rise to all tissue और organs in adults, क्योंकि इनका नाम जर्मिनल लेयर है. इन्हीं से हमारे ऑर्गन बनेंगे. It needs to be mentioned here, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. नेक्स्ट पैराग्राफ से आपको वो 5 सेंटेंसेस निकालने हैं और अपनी कॉपी में अभी के अभी लिखने हैं. क्या है भाई वो 5 सेंटेंसेस? फटाफट मार्क कर लें. फर्स्ट मंथ, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, बस फर्स्ट मंथ एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड. विजुअल में भी तुम लोग देखना, एम्ब्रियो के अंदर आपको हार्ट बीट सबसे पहले दिखेगी. विजुअल में याद रखना जो आपको दिखाया जाएगा. ऑल राइट. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. ये हमें जरूरत नहीं है लिखने की.
अब आ गया बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक है, हाथ पैर बन गए, उंगलियां आ गई, बस इतना लिखना है। सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड मंथ का एंड हो गया, क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, ये तो हो जाना था ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब तो सिर्फ ग्रोथ होगी। लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। ये फोर्थ सेंटेंस है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, लात मार रहा है, फुटबॉल खेलेगा, ऑल इज वेल, याद आया? फिफ्थ मंथ। ठीक है, पहली लात कब पड़ेगी? फर्स्ट मंथ। तो मदर को एक्सपीरियंस होता है बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, समझ गए? 6 मंथ, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। ये पांचों सेंटेंसेस आपको अभी निकाल करके लिखने हैं, राइट? अभी का मतलब आज कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑल राइट? विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।